गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम अपना बायोलॉजी बॉटनी का जो टॉपिक है एंडोस्पर्म उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अपनी ऑनलाइन क्लासेस का ये नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हम एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वास्तव में एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष होता क्या है। तो भ्रूणपोष जो है वह ऊतक जो विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, उस ऊतक को हम कहते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो है वो एंजियोस्पर्म पादपों में त्रिगुणित ऊतक होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म पादपों में ये अगुणित ऊतक होता है जो विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। थोड़ा सा बेसिकली देखेंगे हम कि वास्तव में एंडोस्पर्म बनता कैसे है। तो जनरली इस तरह से एक ओव्यूल की संरचना होती है। ये एक ओव्यूल होता है। ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, यानी सूक्ष्म छिद्र वाला भाग। और ये वाला जो भाग होता है इसका ये होता है चेलाजा एंड, निभागी छोर। यहां पर दो अगुणित कोशिकाएं पाई जाती हैं इस तरह से, जिनको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स यानी सहायक कोशिकाएं। ये आपकी सिनर्जिड सेल्स है, सिनर्जिड सेल। और यहां पर एक अगुणित कोशिका और होती है जिसको हम बोलते हैं एग सेल यानी अंड कोशिका। इसके अलावा यहां मध्य में एक कोशिका होती है जिसमें दो सेपरेट पृथक पृथक अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं और इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। और यहां पर ऊपर की ओर यानी चेलाजा एंड की ओर तीन अगुणित हैप्लॉइड सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। अब जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो उस समय पोलन ट्यूब इस तरह से एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करती है। ये अपनी पोलन ट्यूब है और पोलन ट्यूब में यहां पर एपिकल पार्ट पर शीर्ष भाग पर छिद्र बनता है और यहां से दो अगुणित जो नर युग्मक होते हैं पोलन ट्यूब में वो एम्ब्रियो सेक में फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। कुछ पादपों में ये जो छिद्र है ये एपिकल पार्ट से नीचे की तरफ बनता है जिसे हम बोलते हैं सब एपिकल जोन। और ये कंडीशन जो है ये पाई जाती है कॉटन प्लांट में। तो नॉर्मली यही कंडीशन मिलेगी। इस तरह से ये जो दोनों मेल गैमेट हैं हैप्लॉइड होते हैं ये फ्री हो जाते हैं और ये फ्री हो जाते हैं तो यहां से ये सिनर्जिड सेल्स जो हैं ये नष्ट हो जाती हैं और नष्ट होने वाली सिनर्जिड जो सेल्स हैं इनका उपयोग ये जो नर युग्मक है यहां पर ये पोषण के रूप में करते हैं, यूज एज ए न्यूट्रिशन। यहां पर काम में लिया जाता है सिनर्जिड सेल्स को। इसी समय जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं ये भी डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और एंटीपोडल जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्शन डिटरमिनेशन का काम करती है पोलन ट्यूब के। अब यहां से क्या होगा, निषेचन से तुरंत पहले ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं जो कि दो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं एन एन, ये निषेचन से ठीक पहले दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये जुड़ जाते हैं और एक द्विगुणित कोशिका या द्विगुणित संरचना बने बदल जाते हैं। और इस द्विगुणित कोशिका को हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीयक केंद्रक, जो वास्तव में केशी हो गई 2n हो गई। अब यहां से एक मेल गैमेट जो है इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाकर के जुड़ेगा और एक त्रिगुणित यानी 3n संरचना बनेगी, कोशिका बनेगी। और दूसरा मेल गैमेट जो है वो इस हैप्लॉइड एग सेल से जाकर जुड़ता है जिसके फलस्वरूप डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि 2n होगा। ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है ये आगे वृद्धि करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और ये जो त्रिगुणित कोशिका बनी यहां पर जिसको हम बोलते हैं 3n एंडोस्पर्मिक मदर सेल, भ्रूणपोष मातृ कोशिका। ये जो सेल है ये लगातार यहां पर डिवीजन करती है और इस तरह से एक विशेष प्रकार के टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेगी इस तरह से। और ये जो जाइगोट है ये इस तरह से एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ये एम्ब्रियो बन जाता है और ये इस तरह से एक विशेष प्रकार का टिश्यू एम्ब्रियो के चारों ओर बन जाता है और इस टिश्यू को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष।
जैसे जैसे ये अब एम्ब्रियो वृद्धि करेगा वैसे वैसे इस टिश्यू का उपयोग ये भोजन के रूप में करता चला जाता है। अब चूंकि एंजियोस्पर्म पादपों में जो निषेचन की क्रिया है उसके बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसलिए एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लोइड टिश्यू होता है, त्रिगुणित ऊतक होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म पादपों में हैप्लोइड जो सेल होती है वो निषेचन से पहले ही डिवीजन करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेती है, और इसलिए जिम्नोस्पर्म पादपों में जो एंडोस्पर्म होता है वो एक हैप्लोइड टिश्यू होता है। तो ये था कि एंडोस्पर्म वास्तव में बनता कैसे है, तो दो पोलर न्यूक्लियाई जो आपस में जुड़ करके सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं 2n, और उनसे एक हैप्लोइड मेल गैमेट जब आकर के जुड़ जाता है तो एक त्रिगुणित ट्रिप्लोइड सेल यानी 3n सेल बनती है, जिसको एंडोस्पर्म मदर सेल कहते हैं, जो कंटिन्यू डिवीजन करके एक स्पेसिफिक ट्रिप्लोइड टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, और उस स्पेसिफिक टिश्यू को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। अब इसके आगे हम बात करेंगे थोड़ी सी कि जो एंडोस्पर्म है उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं। तो एंडोस्पर्म जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म यहां पर देखेंगे अपन। तो पहला जो एंडोस्पर्म का टाइप होता है वो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा जो टाइप होता है वो है आपका यहां पर सेलुलर एंडोस्पर्म, इसको हम बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। और तीसरा जो हमारा एंडोस्पर्म का टाइप है वो है हेलोबियल एंडोस्पर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं माध्यमिक भ्रूणपोष। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की यदि हम बात करें तो यहां पर एक्चुअली होगा क्या कि जो हमारे पास 3n जो त्रिगुणित सेल बनी जिसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्म मदर सेल, इस एंडोस्पर्म मदर सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे केंद्रक बनते हैं, लेकिन केंद्रकों के मध्य कभी भी वाल का भित्ति का निर्माण नहीं होता है, और एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बहुकेंद्रकीय संरचना बन जाती है। कुछ समय बाद ये सभी जो केंद्रक हैं ये परिधि की ओर यानी पेरिफेरल जोन की ओर, साइड की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, और जो सेंट्रल पार्ट होता है आपको यहां दिखाई दे रहा है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है यहां पर एक लार्ज वैक्यूल बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। और इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म होता है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है उसी को हम कहेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म है वो मुख्य रूप से हमें देखने को मिलेगा जैसे अपना कोकोनट है, नारियल, इसी तरह से जैसे क्रोटोलेरिया है, इन प्लांट्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। यदि हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म पादपों की अगर टोटल फैमिलीज को देखें तो लगभग 56% जो एंजियोस्पर्म फैमिलीज होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम कोकोनट की थोड़ी सी बात करें तो कोकोनट के अंदर जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड। और इस लिक्विड एंडोस्पर्म को कोकोनट मिल्क के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो कोकोनट होता है इसमें कुछ मात्रा में सेलुलर एंडोस्पर्म भी पाया जाता है, और इस सेलुलर एंडोस्पर्म वाले भाग को कोकोनट मीट कहा जाता है। तो यह था आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा जो एंडोस्पर्म का टाइप आता है यहां पर वो है अपना सेलुलर एंडोस्पर्म यानी कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होगा कि हमारे पास 3n त्रिगुणित एंडोस्पर्म मदर सेल होती है, भ्रूणपोष मात्र कोशिका होती है, इसमें लगातार डिवीजन होते हैं, और डिवीजन के बाद एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है, बहुकोशिकीय संरचना बनती है,
और वो बहुकोशिकीय संरचना ही क्या कहलाती है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहलाती है। और इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे एडोक्स स्पीसीज, इसी तरह से आगे और बात करें तो जैसे एनिनो स्पीसीज, इसी तरह से और एग्जांपल देखें तो जैसे वर्बस्कम स्पीसीज, इनके अंदर हमें सेल्यूलर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। तीसरा जो हमारा एंडोस्पर्म आता है वो है हेलोबियल एंडोस्पर्म, यानी माध्यमिक भ्रूणपोष। इस प्रकार के एंडोस्पर्म में होगा क्या कि जो हमारे पास त्रिगुणित एंडोस्पर्म मदर सेल बनती है, उस त्रिगुणित भ्रूणपोष मात्र कोशिका में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा। और जब इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 2 सेल्स बनेगी। ऊपर की ओर जो सेल बनेगी उसको कहेंगे एपिकल सेल, नीचे की ओर जो सेल बनेगी उसको बेसल सेल या लोअर सेल कहेंगे। आगे यहां पर क्या होगा कि ये जो एपिकल सेल है, इसको समझेंगे, ये जो एपिकल सेल है इसमें लगातार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन एपिकल सेल। और यहां पर जो केंद्रक बनेंगे उनके मध्य कभी भी, उनके बीच में कभी भी वॉल यानी भित्ति का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जो लोअर सेल है, बेसल सेल है, यहां की कोशिकाएं जो लगातार डिवीजन करके एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एपिकल सेल है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है, जबकि जो बेसल सेल है, लोअर सेल है ये वाली, ये कंटिन्यू डिवीजन करके सेल्यूलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन यानी निर्माण कर लेती है। इस तरह से ऊपर की ओर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है और नीचे की ओर सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनता है। कुछ समय बाद क्या होगा कि जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाले न्यूक्लियस है जितने भी, वो सभी न्यूक्लियस परिधि की ओर पेरिफेरल साइड में व्यवस्थित हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। यहां पर देखिए ये न्यूक्लियस है सारे के सारे, और ये परिधि की ओर व्यवस्थित हो गए, और मध्य वाले भाग में एक बड़ी वैक्यूल यानी रिक्तिका बन जाती है। इसके कुछ समय बाद क्या होगा कि ये सारे के सारे न्यूक्लियस जो हैं, जो परिधि की ओर व्यवस्थित होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं और ऊपरी सिरे की तरफ एक गैप बन गया, और बाद में लगातार ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म वाली जो सेल्स हैं ये डिवीजन करेंगी और इस गैप को फुलफिल कर देंगी, भर देंगी, और अंततः एट लास्ट ये टोटल एंडोस्पर्म जो है ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म में बदल जाएगा। तो यहां पर बीच में एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर दोनों प्रकार के एंडोस्पर्म आपको देखने को मिल रहे हैं, और दोनों प्रकार के एंडोस्पर्म प्रेजेंट होने के कारण ही हमने इसको क्या नाम दिया है, हेलोबियल एंडोस्पर्म यानी माध्यमिक भ्रूणपोष। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, हेलोबियल एंडोस्पर्म के एग्जांपल्स की बात करें इनकी, तो मैक्सिमम जो मोनोकोट प्लांट्स हैं उनमें हेलोबियल एंडोस्पर्म ही पाया जाता है। तो ये आपका टॉपिक था कि एंडोस्पर्म क्या होता है, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो 3 टाइप्स हैं, आपको मैंने एक्सप्लेन किया यहां पर, आप इसको समझेंगे। इससे आगे वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।